हिंदुस्तान का कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में जगह अब खरीद सकता है, क्योंकि अब ना ही उसे डोमोसॉइल की ज़रूरत है और ना ही पीआरसी की। वो जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो ख़रीद सकता है। और एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो ख़रीदना चाहेगा वो पहले से एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि खेती बाड़ी का काम करने वाला शख्स होना चाहिए और वो कि एक किसान होना चाहिए। खैर, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया और उसके बाद कहा था नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां भी नहीं मिली। फिर डोमोसॉइल बनाया गया कि इससे झूठ और सच साबित होगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से पीआरसी बनाए हुए हैं उनका एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। खैर, वो सब चीज़ें भी हुई। फिर नौकरियों की बात भी की, ना ही नौकरियां मिली जम्मू कश्मीर में। अब एक लैंड प्रोटेक्शन था जम्मू कश्मीर का, स्पेशल स्टेटस जो था वो भी छीन लिया गया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि 371 की अगर बात की जाए, 371 एक की अगर बात की जाए, इसके ज़रिए से जिस तरीके से नागालैंड में या गुजरात में, महाराष्ट्र में वहाँ पे स्पेशल स्टेटस है, तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एक पहचान थी 370, वो पहचान को हटाते ही, अब्रोगेट करते ही जम्मू कश्मीर में जो लैंड लॉ आया है इसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो निराश हैं। जम्मू कश्मीर के अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम, एक्स सीएम उमर साहब, तो उनकी तरफ से भी कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की गई है और कल रात से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार सोशल मीडिया पे कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहा है। इसी सब में मेरे साथ बात करने के लिए फॉर्मर जज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। पेशे से तो ये एक एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहीं ना कहीं सच्चाई सामने लाते हैं और इनसे ही बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि क्या है हकीकत इस कानून की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुजफ्फर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी 370, जब इस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया तो फिर कहा था कि लैंड जो है इसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। ये तमाम पार्टीज़ को कहा गया था कि ज़मीनें आपकी जो हैं वो आपके हाथ में रहेंगी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जो ज़मीन है वो हिंदुस्तान के इंसान के हाथ में दे दी। यहाँ पे असम्बली तो है नहीं कि यहाँ पे ये बातचीत करते और ये फ़ैसला नहीं लेने देते। यहाँ पे गवर्नर राज था, एकदम से उन्होंने वो फ़ैसला ले लिया है। हालांकि गुजरात में, महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में तो एक स्पेशल स्टेटस है, फिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों नहीं है? आखिरकार इसी स्टेट के साथ, यूटी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको इस तरह दूंगा जी कि हम भी थ्रू मीडिया ये सुनते रहे हैं जी कि जी कुछ जो नई पार्टीज़ जो मरकज़ ने ही यहाँ बनाई अपने छतर छाया में, जी उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपकी नौकरियाँ और आपकी ज़मीन जी को हम प्रोटेक्ट करेंगे और हम रियासत वापस करेंगे। ठीक है। हर इसका जवाब तो वो ख़ुद ही देंगे जिन लोगों ने ये एश्योरेंस लिया था। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है जी कि कुछ लोग जिनकी पूरी सियासत जो है पूरे हमारे इस मुल्क में वो तकसीम पर ही चलती है, वो इस मामले को लेकर भी तकसीम कर रहे हैं और कुछ लोग ये जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि भाई अगर हम जगह बाहर ख़रीद सकते हैं तो बाहर के लोग क्यों नहीं ख़रीद सकते। तो मेरा जवाब उनको ये है कि शायद उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत तादाद में ऐसी रियासतें हैं जहां मैं और आप जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते। हमारे बिल्कुल पड़ोस में आप शिमला में जाकर जगह नहीं खरीद सकते। आप अगर आर्टिकल 371 को पढ़ेंगे जी 371, फिर 371 ए बी सी डी, ये तकरीबन 8 से 9 स्टेट्स हैं जी 8 से 9 स्टेट्स हैं जिनको ये इख्तियार है उनकी असम्बलीज़ को कि वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन आदमी हमारी ज़मीन को ले सकता है। और ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जी 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 ये अगर आप कहेंगे कि भाई ये पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहली बात तो ये है कि ये पावर है नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है असेंबलीज़ को, स्टेट असेंबलीज़ को, कि वो डिसाइड करेंगे। और उसको कुछ रियासतों को आइन ने ही प्रोटेक्ट किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोटेक्ट किया हुआ है अंडर आर्टिकल 371 जी कि वो इस मामले में
अपना कानून बना सकती हैं, रियासतें बना सकती हैं। अलमिया ये है कि हमारे हकूक़ जो हमें महफूज किए थे महाराजा ने 1927 में, और 1927 में कोई ये आप कहोगे कि ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं आया, इस पर बहुत गौर व खौस हुआ। जम्मू में एक एजिटेशन चली और उसमें जम्मू के जो डोगराज लोग थे एंड पंडित लोग जो थे, उन्होंने एक एजिटेशन चलाई कि भाई हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप तारीख़ी एतबार से देखेंगे, 1886 में भी एक आर्डर महाराजा ने किया। उस वक़्त महाराजा ने सिर्फ इस पर बैन लगाया कि लीज़ पर ये लैंड जो है वो आप नहीं ले, बाहर का आदमी, गैर मुल्की आदमी नहीं ले सकता है। 1986 का आर्डर को जब कानूनी नुक्ता नज़र से लोगों ने उसको रिडंडेंट कर दिया, ओशियोस कर दिया, कि उन्होंने लीज़ के बदले अब ख़रीदना शुरू कर दी ज़मीनें, तो वो जो ख़दशा था कि भाई हमारे लोगों की, ख़ासकर जम्मू के लोगों की ज़मीनें जो हैं वो पंजाबी लोग ख़रीदना शुरू हो गए थे। ये बनास्पति जो उगाने वाला एरिया था उसको, क्योंकि उस वक़्त बनास्पति एक्सपोर्ट होती थी और ये एक बहुत ही लुक्रेटिव माना जाता था। महाराजा ने 1927 में इस पर बैन लगा दिया और दो चीज़ों को महाराजा ने ख़ुसूसी तौर पर प्रोटेक्ट किया था। एक जॉब, क्योंकि जॉब जो बेसिकली तारीख़ी एतबार से अगर आप देखेंगे तो जो महाराजा की सेक्रेटरीट थी, महाराजा का जो ऑफिस था, तो वो पर्शियन ज़बान जो थी उसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ लोगों को पंजाब से लाया गया, यहाँ मुलाज़म बनाया गया। वो तादाद इतनी बढ़ गई कि एक स्टेज आ गई कि जम्मू का कोई भी आदमी उसमें सेक्रेटरीट में रहा ही नहीं। तो वो लोगों को ख़दशा हुआ कि भाई ये स्टेट हमारी, मुलाज़म सब बाहर के आ गए हैं। तो महाराजा ने 1927 में इस पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी गैर मुल्की जो है यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। अगर कोई मजबूरी में किसी को हमें यहाँ मुलाज़म रखना पड़ेगा तो उसके लिए पहले महाराजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो चीज़ भी ख़त्म कर दी आपने। और एक चीज़ मैं और आपको कह दूँ, इसका भी इमीडिएटली कोई नुकसान कश्मीर वालों को नहीं होने वाला, हम जम्मू वालों को होने वाला है। हम जम्मू वालों का कल्चर तो गया, ज़मीन गई, नौकरी गई, और एक चीज़ मेरी और याद रखना, बहुत जल्द यहाँ की जो आपकी गवर्नेंस है वो दूसरे लोगों के हाथों में जाने वाली है। इलेक्टोरल प्रोसेस में भी हम जम्मू के लोग बिल्कुल, हमें दीवार के साथ धकेल दिया जाएगा। यहाँ पर मुज़फ़्फ़र साहब एक चीज़ और देखने को मिली है, जैसे कि हमने बयान भी सुने कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जमहूरियत में हर चीज़ पूछ कर होती है, पब्लिक से राय ली जाती है, लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखी है। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए बाकी स्टेट्स की, तो वहाँ पे अपना एक स्पेशल स्टेटस है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सबसे अलग पहचान थी, वो पहचान ख़त्म कर दी। और उसके बाद अब जब कल ये नया कानून लाया है, ज़मीन कानून, जो लैंड लॉ, जो नया कानून ये एक आया है, तो इस नए कानून से क्या साबित होता है कि ना जम्मू कश्मीर के यहाँ के लीडर्स को पूछा, ना यहाँ पे किसी से बातचीत हुई, ना यहाँ की असेंबली है, यहाँ पे एकदम से लाया और लोगों के सरों पे ये ठोप दिया। यहाँ के लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं कि ये कितना बड़ा एक लोगों के साथ ज़बरदस्ती है? खैर, ये लोग इस चीज़ का जवाब खुद देंगे, इसमें कोई शक नहीं कि आज जम्मू भी बहुत गुस्से में है। जम्मू के लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू का आम जो शहरी है वो ये महसूस करता है कि भाई ये जो जॉब और लैंड की प्रोटेक्शन जो थी, जो महाराजा ने हमें दी थी, ये जम्मू के इंटरेस्ट के लिए थी, ये किसी दूसरे खित्ते के इंटरेस्ट के लिए नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू के इंटरेस्ट के लिए थी। और इसका हटाने का नुकसान भी सबसे ज़्यादा जम्मू वालों को भुगतना है। अच्छा। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इस इलाके को सबसे ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नौकरी, मुझे ये बताओ भाई, नौकरी जब लोकल को मिलेगी तो जम्मू वाले को भी उतनी मिलेगी जितनी कश्मीर वाले को मिलेगी, जितनी लद्दाख वाले को मिलेगी। हालांकि मैं हकीकत में बताऊं, मैं इक्वली कंसर्न्ड हूँ
कश्मीर का हो, जम्मू का हो, लद्दाख का हो, ये तीनों हमारी रियासत का हिस्सा हैं। हमारे एक जिस्म के 3 हिस्से हैं। एक को तकलीफ़ हो तो दूसरा आंसू बहाए, उसी को जमहूरियत कहते हैं। हालांकि कल उमर साहब का एक बयान भी आया। उमर साहब ने ये भी कहा कि जो इलेक्शंस हुए थे लद्दाख में और जहाँ पे भाजपा ने जीत बनाई है अपनी, शायद ये अब जो कानून आया है ये इसलिए उसके बाद आया। अगर उससे पहले आ जाता तो शायद वहाँ पे जो उनकी सीटें निकली थी वो भी नहीं निकलनी थी। ये पहले उन्होंने इलेक्शन करवाया, फिर ये बाद में लाया, तो इससे ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अलग हैं। वो पहले लोगों पे काम करवाना है, उसके बाद लोगों के सरों पे खुद कांटों का ताज ला के रख देना है। इस तरीके की बयानबाजी थी। आपको क्या लगता है कि जो उमर साहब इस वक्त बातें कर रहे हैं ये ग्राउंड ज़ीरो पे पूरी तरीके से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, उमर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। आपने देखा होगा कि तमाम पार्टीज़ ने लद्दाख में इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया था। बीजेपी वालों ने भी, बीजेपी के लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। उनके साथ देखो क्या खिलवाड़ किया। उनको बुलाया दिल्ली में, उनको कहा तुम्हें लैंड प्रोटेक्शन, तुम्हारी जॉब प्रोटेक्शन हम करेंगे, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। और जिस दिन इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंक्लूड होते हैं, बीजेपी जीतती है और दूसरे दिन लैंड लॉज को रिपील कर दिया जाता है। लैंड एलिनेशन एक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करता था उसको कंप्लीटली रिपील किया गया, जो बाहर के लोगों को ज़मीन खरीदने से यहाँ रोकता था, पाबंद करता था कि भाई सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट जो है वही यहाँ की ज़मीन को ख़रीद सकता है, उसको कंप्लीटली रिपील कर दिया आपने। यानी जम्मू कश्मीर को आपने सेल पर डाल दिया कि जो चाहे ख़रीद सकता है ख़रीदे यहाँ। और उसकी मैं बताऊँ आपको, उसका एक जो हमारे कल्चर पे जो इफ़ेक्ट होगा, सबसे बड़ी चीज़ है ये जितना मज़दूर तबका लोग हैं ना, यहाँ जो लोग यहाँ मज़दूरी करने आए हैं, बिहार से आए, यूपी से, दिल्ली से या किसी भी एरिया से, उन तमाम लोगों ने अब जो जहाँ रह रहा है 2 मरले 4 मरले उसने ख़रीदनी है, वो यहाँ के वोटर भी बनेंगे। वोटर बनेंगे तो वो मुझे ये बताओ, अब इलेक्टोरल प्रोसेस में यहाँ सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी। जब वो आपको वोट नंबर कर देंगे तो आपका कल्चर कहाँ गया, आपकी सियासत कहाँ गई, आपकी नुमाइंदगी कहाँ गई, आपकी तरक्की कहाँ गई। और इसका कुछ अरसा के बाद हम लोग जो जम्मू में बैठे हैं, हमें ये महसूस हो आते वक्त में जो हमारी नई जनरेशन्स होंगी जम्मू की या कश्मीर की, इन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो लैंड लॉ में ये बता दिया गया कि बाहर के लोग यहाँ पे जगह ले सकते हैं, और क्या लगता है कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है? मुझे नहीं लगता अभी मैं कोई नियर फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं महसूस करता कि कश्मीर वालों को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अभी, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई भी आदमी जाने को अभी तरजीह नहीं देगा। जो भी फ़िलहाल जो इमीडिएट जो फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है वो हम जम्मू को होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे तरक्की भी होगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, इकनॉमी बूस्ट होगी, जैसे कि वो कहते हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। क्या लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को लॉलीपॉप है? मेरे भाई, जो लैंड एलिनेशन एक्ट था ना, उसमें पहले ही एक प्रोविज़न था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई पाबंदी पहले भी नहीं थी, फैक्ट्रीज़ के लिए पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, जब 370 था तब भी कोई पाबंदी नहीं थी। तुम अब ये लोगों को झूठ बोलेंगे, ये लोगों को ये भी कहते रहे नेशनल चैनल पे नेशनल लीडर बैठकर कि जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन लॉ है ही नहीं, जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू नहीं है। अरे खुदारा, मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर का जो एंटी करप्शन लॉ है वो ज़्यादा सख्त है बानिस्बत बाकी हिंदुस्तान के जितने पार्ट्स में एंटी करप्शन लॉ है, वो हमारा कानून ज़्यादा सख्त था। हमारे कानून में अमेंडमेंट हुई, प्रॉपर्टी एक्ट अटैचमेंट का प्रोविज़न बाकी किसी मुल्क के एंटी करप्शन लॉ में नहीं था जो हमारे लॉ में था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमारा जो कमिश्नर था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, वो इक्वलेंट टू उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस था, जबकि पूरे बाकी हिंदुस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो
कमिश्नर है उसका स्टेटस चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था बनिस्बत बाकी मुल्कों के, लेकिन आपने अपने आईटी सेल जो था उसके ज़रिया खरीदे हुए मीडिया के ज़रिया आपने पूरी दुनिया को ये कहा कि दुनिया जहान की करप्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर में थी। तरक्की अगर आप देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, आप इंडिकेटर देखो पिछले 10-20 सालों के, जम्मू कश्मीर तमाम बाकी रियासतों के नौजवानों से बेटर था। इंडस्ट्रीज़ जम्मू कश्मीर में बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले में, ख़ासकर जम्मू एरिया में, कश्मीर में तो कम था लेकिन जम्मू एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर देखो, आप सांबा कठुआ में जाकर देखो, हाँ लेबर बाहर की है, अब वो लेबर जो है यहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनेगी, वो लोग यहाँ से जगह भी खरीदेंगे, यहाँ के वोटर भी बनेंगे, फिर आपको एमएलए की सीट में हराएंगे भी, कारपोरेटर की सीट में आपको हराएंगे भी जम्मू वालों को। फिर आपको एहसास होगा हो हमारे साथ हुआ क्या, अभी क्या हुआ, आपको उधर से धोखा दे के रखा। हम आपके जॉब भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी ज़मीन भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ साथ कानून भी रिपील करते रहे। चलिए बहुत सही। कहीं ना कहीं ये बात जो है ये इनकी बड़ी सही है इस वक्त की, कि लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन की बात की गई थी। अभी हर पार्टी का नेता जो है वो यही कह रहा है, लैंड प्रोटेक्शन जॉब प्रोटेक्शन दोनों की बात की गई थी, लेकिन डोमिसाइल लाकर जॉब की जो प्रोटेक्शन थी वो आप समझ सकते हैं कि 15 साल के बाद वो हमारे साथ एलिजिबल हैं नौकरी हासिल करने के लिए। लेकिन ज़मीन का सबसे बड़ा मसला था लैंड प्रोटेक्शन, जिस पे लोगों को एक राहत की सांस थी कि फ़िलहाल ज़मीनें हमारे हाथ में हैं। तो लैंड प्रोटेक्शन पे भी ये कह दिया गया है कि ज़मीन जो है वो आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो नाराज़ हैं। ये सोशल मीडिया की वो तमाम तस्वीरें बता रही हैं, वो तमाम स्टेटस बता रही हैं जो कल रात से ही लगातार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बाकी तमाम हैंडलिंग अकाउंट्स पे इस वक्त लोग जो हैं अपने तरीके से अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब, जिनका फरमाना है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो आगे देखिए, अभी सफ़र बहुत लंबा है। खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि इस कानून के आने के बाद कितनी और मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इनका सीधा निशाना जो है वो जम्मू पे है और यही फरमाना है कि जम्मू के लोगों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जम्मू के शायद हमारे यहाँ के गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी, डोगरे भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कंपेरिज़न टू कश्मीरी ब्रदर्स। तो फ़िलहाल देखने वाली ये बात है कि किस हद तक का नुकसान मिलता है और क्या इस कानून के आने से कोई एक बड़ा फ़ायदा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। वो तो देर आए दुरुस्त है, वो बाद वाली बात है, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने कहा वो आप लोगों तक तो पहुंच गया। आगे आप लोगों की आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे शेयर करें या फिर कहीं ना कहीं आप अपने सोच विचार से कमेंट भी कर सकते हैं। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।